जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य सेविका में काफी एक्यूरेसी को लेके बच्चे बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी की वजह से नंबर घट गया नॉर्मलाइजेशन में, या मेरी इतनी एक्यूरेसी है सर तो फाइनल कट ऑफ होगा कि नहीं होगा। इस पर बात करेंगे कि वाकई एक्यूरेसी का कुछ फर्क पड़ता भी है नॉर्मलाइजेशन में कि नहीं। इसके अलावा मुख्य सेविका बीएससी सेकेंड ईयर 2 ईयर वाले या बीएससी वालों का क्या है सर, अलाउ होंगे कि नहीं, गलत हुआ नहीं हुआ, इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों के भी कुछ प्रश्न है और इसके अलावा फाइनल कट ऑफ का खूब हल्ला हो गया है कि फाइनल कट ऑफ ये जाएगी, फाइनल कट ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे टीवी से पहले कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, उन सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका की कुछ चीजें जो डीबी से पहले आपको जाननी बहुत जरूरी है। देखिए 4 एप्लीकेशन फॉर्म आपको जब डीबी की नोटिस आएगी, मैक्सिमम उम्मीद है आपकी जो डीबी की नोटिस है वो दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। ठीक है, नियर अबाउट मान के चलिए तो आपका सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब मान के चलिए 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच कभी भी आपको डीबी कंडक्ट हो सकती है। डीबी की नोटिस आपको हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए। और ये जो डीबी आपकी कंडक्ट होगी वो लगभग मान के चलिए 1 महीना तो कंडक्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि दिसंबर में यूपी ट्रिपल एससी के पास, देखिए एक तो यूपी ट्रिपल एससी के पास जगह बहुत कम है, दूसरी बात है कि यूपी ट्रिपल एससी दिसंबर में बहुत सारे पेपर भी कंडक्ट करा रहा है। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो सकता है इंटरव्यू भी हो उसी में, तो डीबी बच्चों को कम कम करके बुलाएगा। तो लगभग अभी मान के चलिए 1 महीने का डीबी का प्रोसेस है आपका, लगभग इससे कम नहीं डीबी होगा, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 गुना लोग बुलाए गए, 3.5 गुना लोग आपके बुलाए गए हैं पर कैटेगरी। तो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे हैं, 8,000 से प्लस बच्चे हैं, तो टाइम लगेगा। 1 महीना भी हो सकता है, 1 महीना से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफी शेड्यूल बिजी है इस समय यूपी ट्रिपल एससी का इस मंथ में, दिसंबर में। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपकी नोटिस आएगी तो उसमें एक फॉर्म आता है, 4 फॉर्म आते हैं, 4 अलग अलग फॉर्म होते हैं जो उसमें अटेस्ट होते हैं। तो देखिए उस फॉर्म में काफी बच्चे प्रीवियस जो भी हुआ है वीडियो का और लेखपाल का, उसमें बहुत कंफ्यूज थे भरने में। नो डाउट है आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि कहां से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। जो मैं यही कहूंगा, जो आपको समझ में आता है वो फॉर्म आप एक्सेप्ट भर दीजिएगा। जो चीजें उन पॉइंट समझ में नहीं आएगी आप उसे लेके चले जाइएगा वहां पर। जब भी आपका डीबी का डेट कंडक्ट होता है तो आप चले जाएंगे तो आपका वहां पर जो ऑफिसर होगा वो आपकी हेल्प कर देता है। ऐसा नहीं है वहां आपको डांट पड़ने वाली है, वहां वो हेल्प कर देंगे आपका फॉर्म भरने में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो अटेस्ट फॉर्म होंगे उनकी कुछ फोटो कॉपीज भी आप लेके जाइएगा। मान लीजिए कुछ चीजें वहां गलत हो गई या बोल दिया ऑफिसर की नहीं गलत है, तो फिर उसमें काट पीट नहीं ना करेंगे और फिर आप वहां पे जाके खोजेंगे क्या कि कहां से हम फोटो कॉपी कराएं। तो बेटर ये अपने पास सेफ्टी के लिए उसको रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है कि बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमारा डीबी अगर हुआ, हम डीबी में पहुंच नहीं पाए तो क्या होगा। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी का रूल है, उसमें वो सीधी सादी जब भी डीबी की नोटिस आएगी आपकी, आप उसमें लास्ट लाइन जरूर पढ़िएगा। उसमें वो लिखता है कि अगर जिनकी डीबी छूट गई है किसी वैलिड रीजन की वजह से, ठीक है, अनवैलिड नहीं, कोई वैलिड रीजन है, किसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, किसी वजह से आप पहुंच नहीं पाए, तो आपको उसके बारे में डिटेल एक एप्लीकेशन लिख के यूपी ट्रिपल एससी को जमा करना रहता है। और लास्ट दिन जो डीबी का होता है, जो लास्ट डेट होती है डीबी की, उस दिन आपका डीबी कंडक्ट कराया जाता है। यानी अगर आपकी डीबी छूट जाती है और उसका रीजन वैलिड है तो आप एप्लीकेशन लेके पहुंच जाएंगे, लास्ट दिन आपका डीबी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मतलब इतनी सारी छूटें देती है, तो डीबी को लेके जितना भी आप अभी परेशान है इतना परेशान मत होइए। ऑफिसर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं और डीबी में भी अगर आपका छूट जाता है तो आपको लास्ट डेट में मौका मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो बच्चे काफी परेशान हैं। इसके अलावा बच्चों के क्वेश्चन ये भी रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि 2 ईयर वाले क्यों अलाउ हैं। भाई 1992 में नियमावली को आप देखिए और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा 2 ईयर वाले क्यों अलाउ है। मैं जहां तक जानता हूं अगर नहीं अलाउ होते हैं तो ये आयोग फाइनल डिसीजन लेता है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं वहां तक 2 ईयर वालों को भी अलाउ किया जाएगा। 2 ईयर वालों को लेकर टेंशन नहीं है। बाकी क्वेश्चन है कि क्या बीएससी वाले अलाउ होने चाहिए। बहुत कमेंट आए थे, बहुत अफसोस है बच्चों का। देखिए अफसोस होता भी है कि अगर मान लीजिए आप कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर पाने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हुए तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, बिल्कुल आपने अपनी तरफ से मेहनत की थी। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन तो टोटल लक फैक्टर होता है, ये सबको पता है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि बीएससी वाले अलाउ हैं कि नहीं है। देखिए, चूंकि जो आप क्वालिफिकेशन या नियमावली 92 की देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक होना चाहिए। देखिए, समाज शास्त्र, समाज कल्याण, गृह विज्ञान या पोषण व बाल विकास के साथ कला में स्नातक होना चाहिए। जो कला में लिखा है ना, कला में बैचलर होना चाहिए। अगर वो देखिए, यही यूपी ट्रिपल एससी की गलती है। गलती क्या है? कला में बैचलर लिखा है, ठीक। अगर उन्हें अलाउ करना ही था बीएससी को तो उसमें बैचलर ही केवल लिखे होते। 1992 में जब नियम बन रहा था तो लिख दिए होते कि नहीं भैया, समाज शास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास में आपके पास स्नातक होना चाहिए। पर उन्होंने एक वर्ड जोड़ा उसमें, कला में स्नातक होना चाहिए। तो उस समय वो सोचे होंगे कि बीए वाले केवल अलाउ होंगे, सीधी साधी बात है, सोचे होंगे। फिर आपको बताते हैं होता क्या है इसमें। देखिए, 8 फरवरी 2023 में एक न्यूज छपी थी। 8 फरवरी 2023 में आप जाके चेक कीजिएगा, वहां पे ये लिखा गया था कि बीएससी वालों को भी मौका दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाला है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने बाल पोषण विभाग को लिखा है कि भैया पोषण बाल विकास को कि भैया आप वो करिए, क्लियर कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। अब उसकी रिपोर्ट आई नहीं आई उसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये एक न्यूज आई थी कि पोषण विभाग को, पोषण आहार विभाग को लिखा गया था लेटर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ताकि बीएससी वाली को अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हालांकि डीबी में अगर ले लिया गया है तो हो सकता है उधर से कुछ नियमावली में चेंजिंग की गई हो या नहीं की गई हो। लेकिन अब इन सारी चीजों के बीच में एक बड़ी दिक्कत आती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जो एससी का फैसला आया है राजस्थान भर्ती को लेके, 2009 की नियमावली को लेके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीज निकल गई, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया उस पर क्वालिफिकेशन मेंशन हो गया, वही फाइनल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज समकक्ष लिखी गई है, समकक्ष, ठीक है। समकक्ष को लेके बड़ा डाउट है, ठीक है। क्या बीएससी और बीए एक समान है? अगर देखा जाए तो दोनों अलग है। अगर आप सिलेबस भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह से मान के चलिए, सिंपल भाषा में समझाऊं तो बीए वाले एक तरह से उस विभाग में जो आप कहते हैं ना गृह विज्ञान वाले विभाग में, जो बीए वाले जो होते हैं वो मेनली पढ़ते हैं मैनेजमेंट टाइप चीजें, ठीक है, मैनेजमेंट टाइप चीजें। और ये साइंटिफिक और नेचर टाइप चीजें पढ़ी जाती है, रिसर्च को लेके, आसपास प्रकृति में क्या चेंजिंग आ रही है, बीएससी में ये पढ़ाया जाता है। अगर मैं गलत हूंगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट तो है ही, तो समकक्ष नहीं माना जा सकता, ये तो क्लियर कट है। लेकिन अगर आपके जो विभाग है उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी को बोला होगा तभी यूपी ट्रिपल एससी डीबी में लिया होगा, ऐसे तो वो लिया नहीं होगा, ठीक। तो अब देखना यह है कि अभी तो एक मीटिंग और होनी है ना कि फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, फाइनल नहीं होगा, इसको लेके, ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप यहां पे अलाउ करते हैं तो फिर बीएससी होम साइंस की, जहां जहां केवल बीएससी होम साइंस की भर्ती मांगी गई है, वहां पे तब बीए होम साइंस को, बीए को भी अलाउ किया जाए, ठीक है। अगर बीए के साथ बीएससी समकक्ष है तो फिर हर जगह जहां बीएससी केवल मांगा जाता है भर्ती में, वहां बीए वाले अलाउ नहीं होते हैं, तब उसका मतलब वो भी अलाउ हो आने वाली सारी भर्तियों में, क्योंकि यहाँ पे तो आप इक्वल मानने लगेंगे अगर समकक्ष मानेंगे। तब ये प्रश्न है, देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी इसको कैसे सॉल्व करता है। आप लोग इसको लेके काफी परेशान है, काफी आप लोगों ने बोला भी कमेंट में कि सर अन्याय हुआ है, कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, जस्टिस आपके हाथ में, आपको, आपका डिसीजन है, आप ले सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कोर्ट के प्रोसेस काफी स्लो है, काफी लंबा खींच जाएगी भर्ती, और इसके अलावा नई भर्ती भी आपको तब तक देखने को मिलने वाली है नहीं। बाकी डिसीजन आपका है, आप समझदार खुद हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे अगली इंपॉर्टेंट चीज की कि एक्यूरेसी को लेके बड़ा क्वेश्चन है कि सर मैं फाइनल सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, या सर मेरा नंबर इतना था एक्यूरेसी की वजह से गया है। तो देखिए, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन किसको क्या बताता है, एक्यूरेसी। इसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या नॉर्मलाइजेशन में? मुझे नहीं लगता यार नॉर्मलाइजेशन में इसका। या आप, बड़ा सिंपल सा चीज है, यूपी ट्रिपल एससी का जाइए, मुख्य सेविका का जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आया था, वहां जाके नीचे पढ़िए, कहीं पे लिखा हो कि एक्यूरेसी होगी, ठीक है। कहीं नहीं लिखा है कि एक्यूरेसी होगी, नॉर्मलाइजेशन लिखा है। काफी लोग इसको लेके कोर्ट जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में हम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, वहां आप केस हार जाएंगे नॉर्मलाइजेशन वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्यूरेसी कहीं मेंशन नहीं है, मुझे तो नहीं दिखी, आपको दिखी तो बताइए। नॉर्मलाइजेशन को लेके जो फॉर्मूला यूपी ट्रिपल एससी फॉलो करता है वो कुछ यही है, शायद यही है ना। कहीं आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में कहीं लिखा हुआ है एक्यूरेसी के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बोला हूँ, तो यही फॉर्मूला है। चलिए इसी से समझते हैं कि एक्यूरेसी हुई है कि नहीं हुई है। मान लीजिए आप सेकेंड शिफ्ट में बैठे थे, आप एक अच्छे बच्चे हैं, आप 80 नंबर पाए हैं, आपका नाम, आप एक अच्छी बच्ची हैं, 80 नंबर पाई हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों शिफ्ट, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के जो टॉप ब्रिलियंट बच्चे 0.1% थे, उनका जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो मान लीजिए 90 नंबर है, ठीक है। ये जो है वो ब्रिलियंट बच्चों का एवरेज है 0.1% दोनों शिफ्ट के मिला के। जैसे शिफ्ट 1 के बच्चे कह रहे थे ना, कोई 80 कह रहा था, 75 कह रहा था, तो उसमें ज्यादा थे, सेकंड शिफ्ट में वो बच्चे कम थे, तो उन दोनों में से 0.1% का लेके 90 मान लीजिए एवरेज आ रहा है, ठीक। अब सभी शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका एवरेज कितना आ रहा है, तो मान लीजिए उनका एवरेज 70 आ रहा है, ठीक है। फिर ये एमटीआई क्या है, जो एमटीआई है, आप सेकेंड शिफ्ट के बच्चे हैं, तो आपके जो सेकेंड शिफ्ट में जो टॉपर्स है उनका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, तो मान लीजिए वो एवरेज आ रहा है 80, क्योंकि आप भी उसी में से एक है, टॉप स्कोरर है, तो आपको भी इसी में मान लिया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर एमआईक्यू किसको दर्शाता है, ये एवरेज स्टूडेंट दर्शाता है, किसका, आपकी शिफ्ट में एवरेज स्टूडेंट कौन थे, ठीक है। तो आपके शिफ्ट के जो एवरेज स्टूडेंट है, मान लीजिए वो 70 पा रहे हैं, ठीक है। आपके जो एवरेज स्टूडेंट है, टॉपर अगर का एवरेज 80, तो मान लीजिए ओवरऑल बच्चे जो होंगे 70 होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका नंबर कितना है, तो आप पाए हुए हैं 80 नंबर। फिर एमआईक्यू यानी आपके शिफ्ट के जो एवरेज स्टूडेंट, आपके शिफ्ट के ओवरऑल एवरेज कितनी आ रही है, 70 आ रही है, ठीक है। और उसमें ऐड कितना करेंगे, दोनों शिफ्ट का एवरेज कितना है, जो कि 70 है, ठीक है। दोनों शिफ्ट का एवरेज है वो 70 है, तो कैसे होगा, 90 में से 70 गया 20, 80 में से 70 गया 10, गुणे 80 में से 70 गया, ये कितना बचा 10, ठीक। और यहाँ पे कितना हुआ +70, ये और ये कट गया, टोटल कितना मार्क्स बढ़ा 90। तो मतलब आप एक व्यक्ति है जो सेकेंड शिफ्ट की मुख्य सेविका में बैठी थी, 80 नंबर पाए हैं, इमेजिन कर लीजिए, तो आपको 90 हो गया इसी फॉर्मूले से। अब लेकिन आप सेमी शिफ्ट में बैठी हुई, ठीक। अब आप फर्स्ट शिफ्ट में बैठी हुई हैं, लेट्स इमेजिन कर लीजिए आप सेम कैंडिडेट हैं, फर्स्ट शिफ्ट में बैठी हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में बैठी हैं, आप भी 80 नंबर पाई हैं सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे की तरह, लेकिन आपकी शिफ्ट में स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ब्रिलियंट हैं, तो 0.1% जो स्टूडेंट दोनों शिफ्ट मिला के वो 90 का एवरेज है, ठीक। ओवरऑल एवरेज दोनों शिफ्ट का 70 है, ठीक। अब जो % दोनों शिफ्ट के बच्चों का एवरेज, ओवरऑल बच्चों का एवरेज दोनों शिफ्ट के, ये आपके शिफ्ट के 0.1 टॉपर्स का एवरेज माइनस आपकी पूरी बच्चों की शिफ्ट का एवरेज, उसके बाद आपके मार्क्स, आपके बच्चे की शिफ्ट के टोटल बच्चों का एवरेज +70, तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 80 में से 5 गया -5 +70, यही हुआ ना। ये 5 4 जा 20 -20, ये कितना हो गया -20 +70, तो कितना हो गया 50 मार्क्स हो गया। तो आप पाई कितना थी, 80 मार्क्स पाई थी, आप पाई कितना थी 80 मार्क्स पाई थी, फिर भी आपका स्कोर कितना हो गया 50 हो गया, बहुत गिर गया, ठीक है। उनका 10 नंबर बढ़ा तो आपका 30 नंबर गिर गया। तो यही है ये फॉर्मूला, समझिए यही है फॉर्मूला, जिसकी वजह से नंबर घटे ज्यादा है, बढ़े कम है, बढ़े कम है ऐसा नहीं है, बढ़े बहुत ज्यादा है, घटे लेकिन ज्यादा है। तो देखिए मैंने आपको समझा कि यहाँ कहीं एक्यूरेसी का काम हुआ है, कहीं भी एक्यूरेसी जो खूब अल्लाह हो रहा है कि एक्यूरेसी में मेरा 4 क्वेश्चन है गलत है सर तो क्या नंबर बढ़ जाएगा, कहीं एक्यूरेसी का कोई मतलब है इस पूरे फार्मूले में, यही ना फार्मूला आपका लगा हुआ है मुख्य सेविका में। तो कैसे नंबर घटा और कैसे नंबर बढ़ा ये क्लियर कट समझाते हूं। एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन में। नो डाउट कि एक्यूरेसी से आपका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 क्वेश्चन किया है और कोई व्यक्ति 10 क्वेश्चन किया है जिसमें से एक का 7 सही है और एक का 6 सही है, ठीक है, एक का 6 सही है, 2 पे 1 नंबर कट जाता है तो इसका 1.5 नंबर कट गया, तो 1.5 नंबर कट गया तो कितना हो गया 5.5 हो गया, ठीक है। और इसका चूंकि कटा कितना 2 नंबर कट गया तो ये 4 हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन दोनों को मिला, एक को 10 मिला एक को 10 मिला, तो ये 15.5 पाएगा, ये 14 पाएगा, यही होता है एक्यूरेसी से।
एक्यूरेसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस पूरी चीज को बात को समझ लीजिए। मुझे लगा आपको समझा देना चाहिए, काफी बच्चे परेशान है अपना फाइनल कट ऑफ को लेके, तो ठीक। बाकी फाइनल कट ऑफ को लेके जितनी भी वीडियो बन रही है, मुझे समझ के परे कि उन्हें नंबर कैसे पता है कि प्रेजेंट टाइम नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिला, कितना नंबर वो हुआ घटा फाइनल कट ऑफ का। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि जितना बोला जा रहा है ना 57, 58 कट ऑफ भाग जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो ज्यादा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट से भी पूरे डेट, इसमें अगर पॉइंट का भी चेंजिंग आ जाएगा ना यहाँ पे कहीं पे भी, तो पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चेंजिंग आप में हुई होगी। मैंने तो एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाया है, तो सिंपल सारी बात है, परेशान ज्यादा मत होइए, डीबी में बैठिए, बाकी जो होगा होगा, प्रिपरेशन करिए। दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये कहना है कि जो डीबी स्किप कीजिए। जिन जिन बच्चों का बीपीएससी जैसे एग्जाम में हो गया है, अभी रिजल्ट आया था, उसमें भी बहुत सी मुख्य सेविका बच्चियों का हुआ है, तो अगर आप टीचर बन गए हैं तो आपको यहाँ इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो प्लीज आप लोग डीबी जरूर स्किप कीजिएगा, इसका बेनिफिट किसी ना किसी को मिलेगा जिसको वाकई में जॉब की जरूरत है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।